शिक्षण की कुछ और विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को जानने के बाद से हम लोग अधिगम क्या है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। शिक्षण का अर्थ, जो शिक्षण जो शब्द है ये इंग्लिश के टीचिंग शब्द का हिंदी पर्याय है, जिसका अर्थ होता है पढ़ाना या ज्ञान देना। शिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष उद्देश्य के प्रति किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को उसके व्यवहार परिवर्तन के लिए दिया जाता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, अतः उस पे किसी भी देश की सामाजिक परिस्थिति, उसकी आर्थिक परिस्थिति, उसकी सांस्कृतिक परिस्थिति, उसके जो मूल्य हैं, उसकी जो सामाजिक परिदृश्य है, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो किसी भी देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, उस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, उस देश की शिक्षा व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए उसकी शासन प्रणाली, उसकी सामाजिक दर्शन, उसकी सांस्कृतिक परिस्थितियाँ तथा मूल्य आदि का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। जिस देश की जैसी सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, शासन प्रणाली और मूल्य निर्धारित किए जाएंगे, उस देश की शासन व्यवस्था के आधार पे, उस देश की सामाजिक परिस्थितियों के आधार पे, उस देश के सामाजिक दर्शन के आधार पे, उस देश काल की उस शिक्षण व्यवस्था उसी अनुरूप होगी। तो आइए जानने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न काल के अनुसार शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं। इसी आधार पर शिक्षण के अर्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि जो जिस काल में, जिस देश में जिस प्रकार की शासन सत्ता, जिस देश में जिस प्रकार के सामाजिक दर्शन और मूल्य निर्धारित रहेंगे, उस आधार पे हम लोग शिक्षण को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है एक तंत्र में शिक्षक का अर्थ, यानी कि एक तंत्रात्मक शासन में शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग इन ऑटोक्रेसी। दूसरा है लोकतंत्र शासन में शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग इन डेमोक्रेसी। तीसरा है हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग इन लेजर फेयर। पहला है एक तंत्र शासन में शिक्षण का अर्थ। इस प्रकार का जो वातावरण होता है, इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है, ये राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार की जो शिक्षण, इस शासन व्यवस्था में जो शिक्षण प्रणाली अपनाई जाती है, उसमें शिक्षक प्रधान शिक्षण व्यवस्था या शिक्षा को अपनाया जाता है, जिसमें कक्षा में शिक्षक ही आदर्श माना जाता है और शिक्षक सक्रिय रहता है तथा प्रायः जो छात्र होता है वो निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं। इसमें शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या पर विशेष बल दिया जाता है और जो शिक्षण व्यवस्था अधिकतर जो होती है, जो भी शिक्षण संचालित होता है वो स्मृति स्तर तक ही सीमित रहता है। इसमें क्योंकि एक व्यक्ति कहने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति सुनने वाला होता है, तो एक सक्रिय होता है और एक निष्क्रिय होता है। तो जो सुनने वाला होता है उसका जो सीखने का जो स्तर होता है वो केवल सुनने तक होता है, रटने तक होता है, उसमें कोई सक्रियता नहीं होती है। इसलिए इस स्तर के शिक्षण में या इस प्रकार के शिक्षण में स्मृति स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल तक की शिक्षण दिया जाता है या होता है। दूसरा है लोकतंत्र शासन में शिक्षण का। लोकतंत्र, जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र में शासन प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित रहती है तथा सामान्य जनता की इच्छा सर्वोच्च मानी जाती है। इस प्रकार की प्रणाली में शिक्षक लोकतांत्रिक आधार पर व्यवहार करता है। छात्रों के जो सीखने की जो विधियां हैं, जो सीखने का स्तर है, उसको विशेष ध्यान रखता है और इस प्रकार इस प्रणाली में जो शिक्षण होता है वो छात्र केंद्रित होता है। छात्रों को उनकी रुचि, जिज्ञासा, उनके बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए देने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण में स्व अनुशासन एवं स्वतंत्र अनुशासन पर विशेष बल दिया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण में या इस प्रणाली के शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं तथा उनके मध्य शाब्दिक एवं अशाब्दिक व्यवहार संचालित होते रहते हैं। तीसरा है हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। हस्तक्षेप रहित शासन में जो शिक्षण का जो अर्थ है, शिक्षण इस प्रकार की जो शिक्षण व्यवस्था होती है, इस काल विशेष में जो शिक्षण व्यवस्था होती है, इसमें जो छात्र होता है
वो समस्या समाधान के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। इसमें जो शिक्षक होता है एक सुविधा प्रदाता या फैसिलिटेटर के रूप में होता है। वो केवल समस्याओं को बच्चों के सामने रख देता है और जो छात्र होता है वो उन समस्याओं को अपनी जिज्ञासा के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करता है। यह जो इस काल विशेष में या इस शासन व्यवस्था में जो शिक्षण होता है वो सक्रिय एवं क्रियाशील होता है। यानी कि इसमें जो छात्र होते हैं अधिक क्रियाशीलता से सक्रिय रूप में भाग लेकर सीखते हैं। इस प्रकार के शासन प्रणाली की जो एक और विशेषता है, इसमें जो शिक्षण होता है कार्य तथा संबंध केंद्रित होता है। यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे एक संबंध होता है, एक समस्या रूपी संबंध होता है, उसी के सॉल्व करने के लिए कार्य किया जाता है। इसमें जो शिक्षक होता है वो एक फैसिलिटेटर या सुविधा प्रदाता के रूप में होता है। शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं। पहला, शिक्षण अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली बनाता है तथा व्यवस्थित करता है। शिक्षण जो होता है अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली तथा व्यवस्थित बनाता है। दूसरा, शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं का आधार मनोविज्ञान है। यानी कि जब भी हम शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें जो मनोविज्ञान की जो विधियां हैं उसी के आधार पर हम बच्चों को सिखाने समझाने का प्रयास करते हैं। तीसरा, शिक्षण में दो प्रमुख अंग होते हैं। शिक्षण में दो प्रमुख अंग होते हैं, एक सीखने वाला तथा दूसरा सिखाने वाला। शिक्षण एक कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण एक कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण में सांकेतिक क्रियात्मक तथा शाब्दिक व्यवहार निहित होते हैं। जब भी शिक्षण हम कार्य करते हैं तो उसमें शिक्षण में जो सांकेतिक व्यवहार होता है, क्रियात्मक व्यवहार होता है तथा शाब्दिक व्यवहार जो होता है वो सम्मिलित होता है। शिक्षण का जो कार्य होता है वो ज्ञान प्रदान करना होता है। शिक्षण का जो कार्य होता है ज्ञान प्रदान करना होता है। शिक्षण का जो कार्य होता है छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। शिक्षण का जो कार्य होता है वो किसी विशेष उद्देश्य पर छात्र के ज्ञान में या व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। ग्रीन ने शिक्षण की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए टीचिंग टोपोलॉजी का निर्माण किया था। ग्रीन ने टीचिंग टोपोलॉजी का निर्माण किया जिसमें 4 प्रकार के विशिष्ट तत्वों का वर्णन किया है। यानी कि जब भी शिक्षण कार्य हम करते हैं तो ये 4 प्रकार की क्रियाएं उसमें सम्मिलित होती हैं जो उसकी प्रकृति को बताती हैं। पहला जो होता है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। दूसरा जो होता है अनुदेशन। तीसरा है समझना। चौथा है अनुकूलन। एक और है वर्गीकरण। मैकडॉनल्ड ने शिक्षण के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रणाली उपागम सिस्टम एनालिसिस का प्रयोग किया। मैकडॉनल्ड ने शिक्षण के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए सिस्टम एनालिसिस उपागम का प्रयोग किया। उसने समस्त प्रक्रियाओं को शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं को 4 भागों में विभाजित किया। पहला पाठ्यक्रम, दूसरा अनुदेशन, तीसरा शिक्षण, चौथा अधिगम। शिक्षण के प्रकार। आइए हम लोग जानेंगे शिक्षण के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर 3 भागों में शिक्षण को बांट सकते हैं। यानी कि उद्देश्य के आधार पर हम शिक्षण को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ज्ञानात्मक शिक्षण, कॉग्निटिव टीचिंग, भावनात्मक शिक्षण, अफेक्टिव टीचिंग। तीसरा जो है मनोगत्यात्मक शिक्षण, साइकोमोटर टीचिंग। शिक्षण स्तर के आधार पर भी हम शिक्षण को 3 भागों में बांट सकते हैं। शिक्षण के स्तर के आधार पर भी हम शिक्षण को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल। पहला स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर, तीसरा चिंतन स्तर। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर भी हम शिक्षण को 3 भागों में बांट सकते हैं। औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल टीचिंग, अनौपचारिक नॉन फॉर्मल, और तीसरा जो है निरौपचारिक इनफॉर्मल। धन्यवाद।